नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय सर्वेयर विषय ट्रेड थ्योरी के पाठ्यक्रम कंटूर मैप के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। कंटूर लाइन, आइए हम समझते हैं कि पहले कंटूर लाइन होती क्या है। कंटूर लाइन एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखा होती है जो भूमि पर इक्वल एलिवेशन यानी कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने पर बनती हैं। जैसे कि हम इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि तालाब है हमारा, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको देखिए। इस तालाब में, तालाब का शेप ऐसा कुछ कोनिकल शेप में होता है, कोनिकल फॉर्म में होता है। आपका जो तालाब होता है उसका जो आउटर सरफेस होगा वो सेम हाइट का लगभग होता है। अगर उस समान हाइट वाले बिंदुओं को हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, एक सर्कल के फॉर्म में बनेगा। यानी कि समान हाइट पे जो बिंदु होंगी उन बिंदुओं को सबको जोड़ दिया जाए तो जो रेखा बनेगी उसको कंटूर रेखा या कंटूर लाइन कहते हैं। और जैसे ही हम क्या होगा, तालाब यानी कि तालाब के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, उसकी हाइट हमारी कम होती जाएगी और हाइट कम होगी, फिर उस हाइट को हम जोड़ेंगे तो एक छोटा सर्कल बनेगा जो कि बाहर वाले सर्कल से छोटा होगा। तो और अंदर जाते जाएंगे तो सर्कल का जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा और उसकी हाइट जो होगी तालाब के अंदर वो उसकी और कम होती जाएगी। जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, इसको मैं पेन से भी समझाने का आपको थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि जैसे ये इसका आउटर जो तालाब का बाहरी भाग है वो ये ऐसे करके शो हो रहा है, इसमें समान बिंदुओं को जोड़ दिया गया है तो एक सर्कल बन गया है। उस बाहर वाले जो पॉइंट होगा वो जाहिर सी बात है, आप अगर तालाब के बाहर रहेंगे तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, वो इसको 101 मीटर की ऊंचाई शो करी गई है। थोड़ा सा और हम उसके अंदर चलेंगे तो उसकी हाइट और रिड्यूस होगी और जो उस बिंदु का अगर हम जोड़ देंगे उस सभी बिंदुओं को तो वो एक सर्कल बनेगा जो कि इस सर्कल से छोटा होगा और उसकी हाइट भी कम होगी। और थोड़ा अंदर जाएंगे तालाब के 1 मीटर और अंदर हम जाएंगे तो और छोटा सर्कल बनेगा और उसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी। ये जो ऊंचाई ली गई है ये ज्यादातर एमएसएल से ली जाती है, मीन सी लेवल। एमएसएल का फुल फॉर्म होता है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल जो होता है वो हमारा एक समुद्र से लिया जाता है। जो समुद्र का, क्योंकि हमें सरफेस पता है, जो वाटर का जो सरफेस होता है वो पूरी तरीके से प्लेन होता है। तो जो भी हाइट जो लिया जाता है हमारा, जैसे कि हमें रेलवे स्टेशन से अभी कहीं का भी अगर हम जैसे कि माउंट एवरेस्ट की भी जो ऊंचाई हम देखते हैं तो वो एमएसएल से ही ली जाती है। यानी कि एक जो मानक मात्रक है वो एमएसएल है, वो पूरे विश्व द्वारा माना जाता है, वहीं से हम ऊंचाई को लेते हैं। इसको रेफरेंस लाइन भी कहते हैं और हम रेफरेंस लाइन से ही हम लेते हैं। अब हम जरा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होता है, वो है कंटूर इंटरवल। अब कंटूर इंटरवल क्या होता है, एक सेकेंड में पेन ले लूं। अब कंटूर इंटरवल दो क्रमागत रेखाओं के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी, जो दो क्रमागत रेखाएं होंगी उनके बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी उसको कंटूर इंटरवल कहेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले वाले नक्शे में देखा था, ये देखिए इसमें क्या है, इसको क्लियर कर दूं। जैसे कि यहाँ पर ये जो पहले वाली बाहर वाली रेखा जो है और उसके अंदर वाली ये रेखा है, इन दोनों का के बीच की जो ये देखिए इंटरवल कितना है, बाहर वाले में 101 मीटर की ऊंचाई पर था, उसके अंदर वाला कितना है 100 मीटर, फिर उसके बाद 199 और 198 197, यानी कि दो कंटूर लाइन के बीच का इंटरवल कितना हो गया, यहाँ पर 1 मीटर का इंटरवल हो गया। तो दो कंटूर लाइंस जो क्रमागत जो कंटूर लाइंस होंगी उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को कंटूर इंटरवल हम कहते हैं। आप समझ गए होंगे कंटूर इंटरवल किसको कहते हैं। दो क्रमागत रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को, ऊर्ध्वाधर यानी कि क्षैतिज होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर होता है आपका वर्टिकल। तो दोनों के बीच की वर्टिकल दूरी को हम कंटूर इंटरवल कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो कंटूर इंटरवल होता है वो जो होता है कि टेरेन के स्लोप पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना टेरेन स्लोपी होगा उतना ही ज्यादा उसका कंटूर इंटरवल होगा और जितना प्लेन सरफेस होगा उतना ही कम उसका इंटरवल होगा। इसको हम आगे भी अभी समझाएंगे। ये थोड़ा सा जनरल बात थी, आप देख लीजिए, इसके आगे हम इस पर चर्चा और करेंगे।
जैसे कि पृथ्वी की सरफेस, अब हमको पता है कि जैसे कि हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है वो टोटल एकदम राउंड सरफेस नहीं है, ओवल शेप में भी होता है, और उसके बाद भी हम थोड़ा सा भी 10-15 मीटर भी मूव करते हैं तो एकदम प्लेन नहीं होता है, उनके सरफेस में थोड़ा डिफरेंस होता है हाइट का, ऊपर नीचे होता है। जैसे कि हम अगर चंबल में चले जाएं तो हमारा टेरेन जो होगा वो कैसे किस फॉर्म में होगा, वहां पर जो हमारा है बहुत ज्यादा छोटे छोटे टीले बने हुए हैं, और जैसे अरावली में चले जाएं तो थोड़े और ऊंचे पहाड़ियां मिलेंगी। फिर थोड़ा सा हम और हिमालय की तरफ, पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगे तो जो पहली शुरुआती श्रृंखलाएं होंगी वो थोड़ी ऊंचाई पर होंगी, फिर जो उसके ऊपर जाएंगे उसके बाद ट्रांस हिमालयन रीजन में जाएंगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। इसका मतलब हमारा जो पृथ्वी का जो सरफेस होता है वो इक्वल एलिवेशन का नहीं होता है, उसमें चेंजेस रहते हैं हाइट में। तो इस हिसाब से हम अलग अलग जैसे कि जगहों पर काम करेंगे तो उस हिसाब से हमको अलग अलग कंटूर इंटरवल या कंटूर का नक्शा लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में ज्यादातर प्लेन सर्फेस है, और क्योंकि हमें पता है गंगा का जो प्लेन है वो हमारे यूपी से होके जाता है, तो इसमें ज्यादा हमारे हिली एरियाज या टेरेन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई वाला है, तो हम मीडियम इंटरवल यानी कि बीच का जो इंटरवल होता है उसको लेकर के भी अपने पूरे यूपी में काम कर सकते हैं, बीच वाला, क्योंकि यहाँ पहाड़ियां नहीं है उतनी और ना ही इतने हमारे वैलीज हैं, घाटियां हैं, तो हम एक मीडियम इंटरवल का ले सकते हैं। अब वहीं हम बात करें उत्तराखंड में, तो वहां अगर हमें कंटूर मैप का या फिर कुछ हमें ऐसा साइट मिल जाए वहां का काम करना हो, तो वहां जो हम उसका नक्शा बनाएंगे उस कंटूर इंटरवल का तो पहाड़ी के हिसाब से बनेगा, और उसका जो इंटरवल होगा उसमें स्केल हमारा ज्यादा आएगा, यानी कंटूर इंटरवल का जो मान होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि अगर हम कम इंटरवल के नक्शे कंटूर वाले बना देंगे तो जो कंटूर की जो सर्कल्स बनेंगी वो बहुत पास पास बनेंगी, इसीलिए वहां पर हमको ज्यादा इंटरवल का कंटूर मैप लेना पड़ेगा। और वहीं हम यहाँ बात करें आपका इधर साइड प्लेन एरिया में, तो हमें कंटूर का जो इंटरवल होगा उसको कम लेना पड़ेगा, जिससे कि जो नक्शे हों बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ना बने और छोटे कॉम्पैक्ट साइज में हमारा मैप एक तैयार हो जाए। स्केल ऑफ द मानचित्र का पैमाना, स्केल ऑफ मैप समोच्च रेखांतर नक्शे के पैमाने के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो समोच्च अंतराल यानी कि जो कंटूर इंटरवल है वो जो आपका मानचित्र का जो पैमाना होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी हम पैमाना मानेंगे उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम आगे भी समझेंगे। ये देखिए, पहले हम देख लें कि अलग अलग टेरेंस के लिए हम कैसे अलग अलग हम स्केल लेते हैं या कंटूर इंटरवल कैसे होंगे। अगर हम समतल, जैसे कि हमने बताया था, अगर हम अपने समतल यूपी की बात करना, मैं एक लंबे एक एरिया को लेकर के रूप में बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक समतल टेरेन पे अगर हम बना रहे हैं तो वहां पर कंटूर जो इंटरवल लिया जाएगा या नक्शे का जो पैमाना लिया जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर पैमाना होगा, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ एकदम प्लेन सरफेस है, इसलिए हमारा जो इंटरवल होगा बहुत छोटा रहेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे कंटूर बनेंगे वो थोड़ा सा दूर दूर बनेंगे। अगर हम मान लीजिए वहीं अगर 1.2 की जगह हम अगर 2 मीटर का बनाते हैं तो हमारा जो इधर का कंटूर बनता है बहुत ही क्लोज बनता है, एकदम चिपका हुआ, बिल्कुल हमें छोटे छोटे नक्शे बनाने पड़ते, तो हमें जो है सर्वे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको स्मॉल इंटरवल लेते हैं, और पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा इंटरवल जो लेंगे वो बड़ा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा अगर मीडियम टेरेन होगा तो वहां पर हम क्या इंटरवल लेंगे, 0.5 या 1 या 1.5 इतना ले सकते हैं, मतलब कि ये इन्होंने वैरायटी दे रखी है कि हम कितना लगभग ले लें जिससे हमारा नक्शा जो होगा वो अच्छा बनेगा और हमें साफ दिखेगा। जितना हम पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ेंगे उतना ही हमारा जो इंटरवल होगा वो ज्यादा जाएगा। आपको ये कारण मैं बता दे रहा हूँ पहाड़ी इलाकों को ज्यादा जाने का। जैसे कि ये पहाड़ है, अगर हम मान लीजिए यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है 100, जैसे उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी 99, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 98। अगर हम यहाँ पर कंटूर इंटरवल अगर 1 मीटर बराबर 2 मीटर ना लें तो ये जो नक्शा बनेगा यहाँ डॉटेड लाइन से मैं नीचे बना के दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा क्लोज बनने लगेगा। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा लार्ज इंटरवल लेते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा चिपका होगा, अगर हम 100 की जगह यहाँ दोबारा 98 की जगह हम 99 की जगह 98 लेते हैं और 98 की जगह 96 करते हैं तो ये थोड़ा और साफ बनता है नक्शा, ऐसे बनाता तो ये दूर दूर बनेगा नक्शा। इसीलिए हम पहाड़ी इलाकों पे जो नक्शा कंटूर मैप बनाते हैं उसमें इंटरवल को थोड़ा सा लार्ज लेते हैं और स्केल भी हम बढ़ा लेते हैं। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जाता है कई बार, ITI के प्रश्न पत्र में इसको आप देखेंगे, मतलब लगभग
हर 1-2 साल में रिपीट कर जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जो इंटरवल कंटूर इंटरवल कितना होगा। तो ये आप देख लिया आपने कि अगर ऑप्शन आ जाएगा 2 से ज्यादा तो आप समझ जाएंगे कि जो पहाड़ी टेरेन में जो होगा वो 2 से ज्यादा इंटरवल होगा और जो समतल एरियाज में वो पॉइंट में होगा ऑप्शन, तो आप उसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखिए जैसे कि हम अपने कार्य के आधार पर हम देखें, कार्य यानी कि हमें किस चीज का मैप बनाना है, तो उसके आधार पर भी हम इस इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं कि कितना लेना चाहिए पैमाना और कितना हमारा इंटरवल होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम किसी भवन का निर्माण कर रहे हैं, तो भवन यानी कि बहुत छोटा एरिया है, तो बहुत छोटे एरिया के लिए जाहिर सी बात है कि हमें जो नक्शा बनाएंगे वो उसका जो इंटरवल होगा बहुत कम लेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इंटरवल ले लेंगे तो वो नक्शे में कंटूर तो आएगा ही नहीं। मान लीजिए अगर हमें अपने घर का, अगर आप अपना घर भी देखेंगे, घर बनाना है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ कितनी ऊंचाई होगी, बहुत कम ऊंचाई होगी, तो हमें इंटरवल को उसको कम रखना पड़ेगा, जिससे कि हम कंटूर अगर बनाए भी तो थोड़ी सी भी ऊंचाई हो तो उसका वेरिएशन जो होगा हमें नक्शे में दिख जाएगा। अगर हम ज्यादा इंटरवल का ले लेंगे तो हमें नक्शा ही नहीं मिलेगा, जो एक ही कंटूर लाइन में पूरा का पूरा आपका घर दिखेगा, तो वो नक्शा आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे घर में कितनी ऊंचाई का डिफरेंस है। इसीलिए हम अगर कम इंटरवल का लें या पैमाना को छोटा रखें, तो हम जो नक्शा बनेगा वो साफ बनेगा और छोटी से छोटी ऊंचाई को भी हम देख पाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे घर के किस बिंदु पे ऊंचा है और किस बिंदु पे नीचा है, यानी कि कहाँ पर हमको भराव करना है और कहाँ पर हमको काटना है, ये हम समझ जाएंगे। अब आते हैं जैसे कि कस्बे, छोटा कस्बा, जैसे कि हमें गांव या फिर छोटा कस्बा का हमें अगर कंटूर लाइन बनाना है जिसका एरिया अगर मान लीजिए 2 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैमाना तो ज्यादा यानी स्केल थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, और जैसे ही हम थोड़ा सा स्केल बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 50, तो हमको उसी हिसाब से इंटरवल भी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े गांव, जैसे बड़ा हमने थोड़ा सा एरिया ले लिया है या गांव का एरिया ले लिया है, तो जाहिर सी बात है वहां पे तालाब भी होगा, कुएं भी होंगे, वहां पर थोड़ा सा ऊंची टीले भी होंगे, तो उसके लिए हमें इंटरवल भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हमारा इंटरवल भी चेंज होता जाएगा। उसी अब देखिए थोड़ा सा और बड़े स्थिति निर्धारण सर्वेक्षण, यानी कि थोड़ा हमें बड़े जैसे सर्वे करने हो, जैसे कि हमें मान लीजिए कि एक्सप्रेसवे का सर्वे करना हो, हमें रेलवे लाइन बिछानी है, यानी कि लंबी दूरी का सर्वे करना हो। अब जैसे कि एक्सप्रेस वे, अभी यमुना एक्सप्रेस वे है हमारा यहाँ आगरा से लेकर के दिल्ली तक, तो इसका अगर हमें सर्वे करना पड़ेगा तो हमें बहुत दूरी तक का सर्वे करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऊंचाई जो होंगी थोड़ी ज्यादा वेरिएशन होगा हाइट्स में, जैसे हम यहाँ से निकलेंगे तो चंबल की घाटी भी बीच में आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी, जिसका टच है, आगे जाएंगे तो हो सकता है कि ज्यादा ऊंचाई और देखने को मिले, कहीं गड्ढा ज्यादा तालाब मिले, क्योंकि यमुना भी क्रॉस करती है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको डाउनवर्ड थोड़ा सा रीजन देखने को मिलेगा, तो वेरिएशन ऑफ हाइट वहां ज्यादा है लॉन्ग डिस्टेंस का सर्वे करने के लिए, तो हमें एक तो उसका पैमाना भी बड़ा लेना पड़ेगा और समोच्च रेखा भी उसका ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे दूरी का सर्वे हम उसको कर रहे हैं। इसको भी प्रश्न के फॉर्म में दे सकते हैं, यानी ऑप्शन दे देगा आपको 2 और बताए डैश फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे देगा कि भवन निर्माण के लिए आपका समोच्च रेखा का में कितने मतलब कि इंटरवल रखा जाएगा और आपका स्थिति निर्धारण यानी बड़े सर्वे में कितना रखा जाएगा, उस हिसाब से भी प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इस बिंदु को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में 2-3 पॉइंट है जो इसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं कि इसके लक्षण क्या है, यानी कि समुच्च रेखाओं के क्या लक्षण हैं। अब पहला जैसे कि इसमें बिंदु दिया हुआ है, समुच्च रेखा उसी बिंदु पर समाप्त होती हैं या बंद होती हैं जहां से वो प्रारंभ होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कंटूर लाइन वहीं से स्टार्ट होंगी जहां से वो शुरू हुई है, जैसे कि पहले भी हमने एक नक्शा देखा था तालाब वाला, तो हमने ये देखा था कि जो सर्कल जहां से चालू हुआ था बनना वहीं से आकर के वो खत्म हो गया था, जहां से वो चालू होती है वो वहीं आकर के मिल जाएंगी, एक क्लोज यानी कि एरिया बनाती हैं, जो कंटूर लाइंस होंगी एक क्लोज एरिया बनाएंगी, क्लोज इंटरवल में होकर के क्लोज एरिया बनाएंगी। यदि समोच्च रेखा द्वारा छोड़ा गया संपूर्ण क्षेत्रफल नक्शे पर नहीं दिखा हुआ है, तो समोच्च रेखा प्रारंभिक बिंदु पर बंद होने की बजाय नक्शे के क्षेत्रफल से बाहर से नक्शे में प्रवेश करेगी और अंत में नक्शे से बाहर निकल जाएगी। ये इनका मतलब मैं एक आपको पेन से समझाऊंगा इसको क्या कह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका पेज है, जैसे कि हमने एक कंटूर इंटरवल बनाया, तो पहला बिंदु में तो ये समझाया कि जहां से स्टार्ट होगा वो वहीं आकर के खत्म होगा। ये मान लीजिए मैं एक तालाब का ही कंटूर चलिए बना दे रहा हूँ। अब जैसे कि अब ये जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, ये एरिया ये नक्शे से बाहर होके चला जाएगा। अब इसका ये है कि इस पेज से वो बाहर
होके तो जाएगा लेकिन वो एंट्री करेगा यहाँ पर। ये देखिए यही इन्होंने पहले बिंदु में समझाया है कि कह रहे हैं अगर बाहर निकल भी जाएगा तो दूसरी तरफ वो एंट्री करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ये बाहर जा करके इससे वापस जा करके ये क्लोज इंटरवल या क्लोज कॉम्पैक्ट एक आपको स्ट्रक्चर या लाइन या मैप दिखाई देगा आपको उस पन्ने पर। तो ये ऐसे आकर के वो जुड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं, या ये आपको समझना है कि ये जरूर ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दो असमान ऊंचाई की समोच्च रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप ये समझ जाइए कि दो असमान ऊंचाई वाली कंटूर लाइन एक दूसरे को कैसे क्रॉस करेंगे। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या दो लाइन कभी आपस में, दो कंटूर लाइन कभी आपस में क्रॉस करेंगी, तो नहीं करती हैं। अगर करेंगी भी तो कहाँ करेंगी वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। जैसे कि एक कंटूर लाइन ये 100 मीटर का है, दूसरी कंटूर लाइन है 99 मीटर की, तो ये आपस में क्रॉस कैसे करेंगी। एक जो है 99 मीटर की है और दूसरी 100 मीटर की है, तो ये आपस में कभी क्रॉस ही नहीं करेंगी क्योंकि ये एलिवेशन जो 100 मीटर का है और ये 99 का है। और एक ही बिंदु पर 100 मीटर भी हाइट है और 99 मीटर भी हाइट है, ये जनरली संभव नहीं है। एक कंडीशन है वो अभी आगे देखते हैं। तो इसका मतलब पहले तो हमने ये समझ लिया कि दो कंटूर लाइन आपस में कभी क्रॉस नहीं करती हैं। आगे आप देखिए, किंतु जब एक ओवरहैंगिंग क्लिफ या गुफा की स्थिति में समोच्च रेखा एक दूसरे को काट सकती हैं। अब ये ओवरहैंगिंग क्लिफ क्या होता है, जैसे कि ये पहाड़ी है, यहाँ पर बर्फ जमा होता है, तो ये बर्फ क्या करता है, स्लाइड करता है। आपने स्लाइडिंग सुना ही है, तो वो इस एरिया को काट देगा और कुछ ऐसा एरिया बन जाएगा। अब यहाँ इस एरिया पे देखिए क्या होगा, इस बिंदु पे यहाँ दो हाइट हो गया, ऊपर तो ये हाइट होगा मान लीजिए 100 मीटर और नीचे जो हाइट हो गया इसका कितना 80 मीटर। यानी कि इस पर्टिकुलर बिंदु की अगर हम बात करेंगे इस लाइन पे, तो इस जगह पर क्या होगा, दो हाइट हो रही है, एक तो आपकी 100 मीटर हाइट हो रही है, दूसरी 80 मीटर। तो ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में क्या होगा, उस बिंदु पर दो हाइट शो होंगी, मतलब आपस में दो हाइट शो होगा और क्रॉस करेगा। जैसे कि ये देखिए इस बिंदु पर क्या हो रहा है कि कई सारी कंटूर रेखाएं आपस में मिल गई हैं, क्योंकि ये या तो गुफा है या तो ओवरहैंगिंग क्लिफ है या फिर वैली उसको कहते हैं, ओवरहैंगिंग वैली है। तो उसी बिंदु पर केवल आपको कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हुए मिलेंगे। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज के और आपके जो अलग अलग पेपर होते हैं, बड़े पेपर और छोटे पेपर में, इन सब में पूछा गया है कि किस बिंदु पर कंटूर लाइन अगर मान लीजिए काट रही हो तो वो बिंदु कौन सा होगा, तो वो होगा आपका ओवरहैंगिंग क्लिफ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ ये देखिए तीसरा बिंदु है, यदि दो समोच्च रेखा यानी कंटूर लाइन एक दूसरे के पास हो तो वो अधिक ढाल को दर्शाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कंटूर लाइन बहुत ज्यादा पास पास आ रही है, जैसे कि इसमें देखिए कि 60 70 80 90 ये मीटर हाइट को पास पास एकदम आ रही है, इसका मतलब ये किसी ढलान को दिखा रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा ढलान है, स्लोपी सरफेस है, जिसकी वजह से कंटूर जो लाइनें हैं वो बहुत ज्यादा पास पास आके वो मिल रही है। यानी कि अगर मिल नहीं रही मतलब प्रदर्शित हो रही है। अगर पास पास कंटूर लाइन होंगी तो दिमाग में बैठा लीजिए कि वो जो होगा वो किसी ढलान वाले सरफेस को शो कर रहा है। थोड़ा सा दूर हो, जैसे कंटूर लाइन हो गई तो वो थोड़ा समतल एरिया को शो करेगा, और बहुत ज्यादा दूर दूर कंटूर लाइन हो गई यानी कि यहाँ 100 मीटर, फिर बहुत दूर अगर 99 हो तो यानी कि वो बहुत धीरे धीरे स्लांट हाइट जा रही है, इसका मतलब कम स्लोपी एरिया है। और जितना ज्यादा कंटूर हाइट होगी उतना ज्यादा कंटूर लाइन आपको पास पास दिखेंगी। और जैसे कि मान लीजिए इतना कम फ्लैट सरफेस है, इतना फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले आपका 100 मीटर हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ 99, तो इसका इंटरवल भी बढ़ गया है दो कंटूर लाइन के बीच का। तो तीसरा बिंदु भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, इजी है, थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। चौथा बिंदु है, किसी बिंदु से गुजरने वाली समोच्च रेखा उस बिंदु पर अधिकतम ढाल की दिशा में अविलंब होती है। यानी कि जैसे कि ये कहने का ये मतलब है, किसी बिंदु से गुजरने वाली समोच्च रेखा उस बिंदु पर अधिकतम ढाल की दिशा में के अविलंब होती है। जैसे कि इधर अधिकतम ढाल, आप एक सेकंड पेन जरा मैं आपको, जैसे कि ये सबसे पास का बिंदु कौन सा है, आप ये कंटूर इंटरवल आप कंटूर देख रहे हैं, इसमें ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके कंपैरिजन में ज्यादा पास है। इसका जो अविलंब होगा, एक लंब डालेंगे तो वो उसके सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस को शो करेगा, और जो लंब डालेंगे वो उसके वैल्यूज को दर्शाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, एक समवृत्त यानी क्लोज्ड
समोच्च रेखा यानी कि कंटूर लाइन के अंदर यदि एक या अधिक समोच्च रेखाएं हों जिनकी ऊंचाई अंदर की ओर बढ़ रही हो तो वो एक पहाड़ी एरिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये तो इजी है, आपने ये नक्शा बना हुआ है, इस नक्शे में देखिए 115 अंदर है, फिर बाहर की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रही है ऊंचाई। या एक अपोजिट मैनर में हम बात करें तो बाहर की ओर देखिए 100 मीटर है, बाहर यानी कि 100 मीटर है, अंदर आने पर ऊंचाई कितनी हो रही है 105, फिर और अंदर जा रहे हैं तो 110 ऊंचा हो रहा है, फिर और अंदर जा रहे हैं तो 115, यानी कि कुछ ऐसे फॉर्म में ये नक्शा कंटूर पहला वाला जो है इस फॉर्म में के स्ट्रक्चर का कंटूर मैप है, यानी कि पहाड़ी एरिया को शो कर रहा है। यानी कि क्लोज इंटरवल में अगर अंदर वाले जो हमारे कंटूर लाइन होंगी उसका अगर मान ज्यादा होगा यानी उसकी हाइट ज्यादा होगी तो वो एक पहाड़ी एरिया को शो करेंगे। उसी के अपोजिट में अगर आप बी वाले को देखें तो बी वाला, जैसे कि बी वाला है, इसमें क्या हो रहा है, बाहर 100 मीटर है, अंदर 95 और अंदर जाने पे 90 और अंदर जाने पे 85, यानी कि ये कुछ इस चीज की फिगर का है जिसमें कि ये डॉटेड लाइन से मैं मिला दे रहा हूँ, ये कंटूर यहाँ मान लीजिए 85 का है। ये एक तालाब का नक्शा शो कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है, अंदर की ओर कंटूर लाइंस का मान कम होता जा रहा है, जैसे बाहर जा रहे हैं उसको कंटूर लाइन बढ़ता जा रहा है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। जब ऊंचाई बढ़ेगी बाहर की ओर, इसका मतलब वो तालाब का या फिर किसी इस टाइप के फिगर यानी स्ट्रक्चर के बारे में उसका नक्शा दिया हुआ है। अगर इस टाइप का नक्शा होगा तो अंदर जाने पर क्या होगा, हाइट आपकी बढ़ेगी। अगर पहाड़ी का जैसे कि हमें अगर कंटूर मैप बनाना होगा तो जैसे हम अंदर की सर्कल्स का ऊंचाई बढ़ता जाएगा, यानी कि अंदर के कंटूर का जो हाइट होगा वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए छठा बिंदु, समान ऊंचाई की दो समोच्च रेखाएं कभी भी एक दूसरे कभी एक नहीं हो सकती। अच्छा, जो समान अगर ऊंचाई की जो कंटूर लाइन है वो कभी भी एक नहीं हो सकती, इसी प्रकार एक कंटूर लाइन दो समान रेखाओं में नहीं बढ़ सकती। ये तो जाहिर सी बात है, कई बार हमने पढ़ भी लिया, अभी भी पढ़ लिया कि दो कंटूर लाइन कभी भी आपस में मिलकर के एक नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि दो ऊंचाइयां जैसे कि 100 और 99, दो ऊंचाइयां कभी भी अचानक से एक बिंदु पर नहीं होंगी, वो होंगी ओवर क्लिफ में, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होंगी। और कभी भी एक कंटूर लाइन आगे जाकर के दो में नहीं बटेगी, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। सातवां बिंदु है, हर समोच्च रेखा समृद्ध नहीं होनी चाहिए अथवा स्वयं में बंद होनी चाहिए। अच्छा, मतलब कि कह रहे हैं कि कोई भी कंटूर लाइन होगी वो आपस में बंद होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अभी ये तो बिंदु से पहले भी हमने पढ़ लिया है कि अगर पेज छोटा है तो अगर बाहर भी जाएगा तो वो बाहर कहीं ना कहीं आपको आकर के मिलेगा, कभी भी वो खुली नहीं होनी चाहिए, वो बंद होती है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, सातवें के बाद आठवां। आठवां बिंदु है, किसी बिंदु पर समोच्च रेखा उस बिंदु से गुजरती हुई अधिकतम ढाल रेखा के समकोण होती है। समोच्च रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी सबसे न्यूनतम होती है। जैसे कि इस नक्शे में देखिए आप, जो समोच्च रेखा बनी हुई है इसमें एक लंब डाला गया, एक स्पर्श रेखा खींच करके एक लंब जब डाला गया तो इसके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो सबसे छोटी दूरी होगी, और ये एक समकोण पे हो रही है। ये जो रेखा एक समकोण पे खींची गई है, तो ये सब मतलब जो न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित कर रही है। इसको रिज लाइन भी कहते हैं, जो लंबवत दूरी होगी उसको रिज लाइन भी कहा जाता है। ये 90 पॉइंट में यही चीज लिखी हुई है। लिखा हुआ है, समोच्च रेखा एक जल विभाजक यानी वाटर शेड के रूप में या काठी रेखा को समकोण पर पार करती है। अब आप ये वाटर शेड लाइन जो होती है, ये वाटर शेड लाइन वो होती है जो किसी बिंदु पर, जैसे कि आपकी वर्षा होती है तो वर्षा जहाँ होती है वो पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है, तो वो उस रीजन का वाटरशेड एरिया कहलाता है। जैसे कि अगर हम आगरा में हो तो आगरा में यमुना नदी है, तो जो भी पानी अगर वर्षा होगी आगरा के आसपास तो उसका जो वाटरशेड एरिया है वो आकर के यमुना में मिलेगा, और गंगा नदी के आसपास जो भी वाटरशेड एरिया है वो आकर के आपका गंगा में जाकर के मिलेगा। तो ये निर्धारण, जैसे कि थोड़ा सा इसको और पेन से ही बताऊंगा तो ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि ये एरिया है मान लीजिए पूरा बहुत बड़ा सा, और ये गंगा नदी है, तो ये यहाँ पे अगर वर्षा होगी तो ये इकट्ठा कहाँ पर होगा, यहीं आकर गंगा नदी में जाके मिल जाएगा। इस पूरे जोन को क्या कहेंगे, वाटरशेड। उसके बाद ये वाटर डिवाइड होता है, यहाँ पे दूसरा एक जब नदी चालू हो जाए, दूसरा एरिया चालू हो जाए, तो यहाँ वर्षा होगी तो वो अलग जगह जाकर के मिलेगा। तो इस लाइन को वाटरशेड लाइन कहते हैं। ये जो लाइन होती है यही वाटरशेड लाइन है। इसमें इस लाइन से अगर इधर की ओर पोर्शन में आएगा तो आपका इस नदी में मिल जाएगा, उधर की पोर्शन में जाएगा तो आपका दूसरे पोर्शन में जाकर के मिल जाएगा। इसी को कहते हैं वाटरशेड लाइन।
और ये वाटरशेड लाइन जो होगी या ये जो कंटूर उसका नक्शा बनेगा यू शेप में बनेगा, इसको आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो नहीं है। अब देखिए उस, जैसे कि हमने वाटरशेड लाइन के बारे में बात कर ली, उसी तरीके से वैली लाइन भी होगी। जैसे कि अगर इस शेप में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो इस शेप में अगर वैली लाइन से हमको अगर मान लीजिए लंबा स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में मिला, एक तो जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन के साथ साथ मान लीजिए कि पूरा का पूरा समतल कई किलोमीटर लंबा इस शेप में बना हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वैली लाइन कहते हैं। तो उस वैली लाइन का अगर वैली लाइन का जो कंटूर खींचेंगे, तो ये कंटूर ये वैली लाइन का खींचा हुआ है, उसकी जो ये इस पे लंब डाला गया है, तो ये उसकी न्यूनतम दूरी भी शो कर रही है, तथा ये उसकी एक स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो वैली का जो पोर्शन है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो भी हमको इससे दिख जाएगा। ये भी आपका, अगर तीव्र वैली होगी तो ये वी शेप में वैली होगी, जैसे इससे पहले यू शेप में अगर हमने वाटरशेड देखा था, और जो एकदम ज्यादा शार्प वैलीज होती हैं वो वी शेप में होती हैं। 11वां बिंदु देखिए, हर समोच्च रेखा काठी के दोनों ओर होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर ये ऐसे पोर्शन है, मान लीजिए ये माउंटेन है, तो एक रेखा इधर साइड भी होगी और एक माउंटेन के इधर भी सेम हाइट को शो करेगा, लेकिन दो कंटूर आपको बनेंगे उधर, और मतलब कि वो मिलेगा एक दूसरे से जाकर के, तो दोनों तरफ समान ऊंचाई की कंटूर लाइन बनेगी जो आपस में मिल जाएंगे। अब देखिए कि इसमें समोच्च रेखा कैसे बनती है और उनकी विधियां क्या है। इसमें दो तरीके के मेथड्स का यूज करते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें क्या किया जाता है कि वास्तविक रूप में उसको ट्रेस करना होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा टफ मेथड होता है इसका, ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन, अगर हमें प्रिसाइजली मैप बनाना हो तो हम इस विधि का यूज करते हैं, अन्यथा इस विधि का यूज हम बहुत कम किया था, क्योंकि ये ओरिजिनल बिंदुओं को मार्क करके, ट्रेस करके उन बिंदुओं को आरेखित की जाती है, यानी उसको प्लॉट किया जाता है, उसके बाद जो नक्शा बनता है वो एकदम एक्यूरेट नक्शा बनता है। तो ये जो विधि होती है इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। छोटे अगर क्षेत्र का अगर प्रिसाइजली मैप बनाना हो, तो जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट हमें बनाना हो और उसके लिए अगर मैप बनाना हो, जो छोटा एरिया भी हो गया, तो उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, अन्यथा हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि एकदम ओरिजिनल पॉइंट्स लिए जाते हैं, हम फील्ड पर जाएंगे, ट्रेस पेपर लेंगे, फिर उस प्लॉट्स को, एक एक बिंदुओं को प्लॉट करेंगे, उसका हाइट मेजर करेंगे, और ऐसे करके बहुत सारे हमको अनगिनत पॉइंट्स लेने पड़ेंगे क्लोजली। उसके बाद उसको क्या करेंगे, उस ट्रेस मैप को ला करके घर पे उसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद जो लाइंस बनेंगी उसको प्लॉट किया जाएगा। यानी कि ये जो मेथड है बहुत ज्यादा टफ मेथड भी है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो हम लोग को अगर बड़े जैसे कि चीज का सर्वे करना हो तो हम इस मेथड को निग्लेक्ट करेंगे और हम इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करेंगे। और डायरेक्ट मेथड के भी दो प्रकार होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर नियंत्रण मेथड होता है, दूसरा क्षैतिज, यानी कि एक वर्टिकल नियंत्रण वाला है और दूसरा हॉरिजॉन्टल नियंत्रण वाला मेथड है। जिसमें एक में क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर नियंत्रण में इसमें समोच्च पर बिंदुओं को स्थिर किया जाता है, तथा क्षैतिज में क्या करते हैं, उसको जो आपने स्थिर किया है उसी को, उसको सर्वेक्षण को प्लॉट कर देंगे। तो ये दोनों मेथड इसकी विधियां होती हैं। इसके बाद आते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें सरल रेखा पद्धति के अनुसार कुछ सहायक बिंदु, यानी कि इसमें हम कुछ गाइड पॉइंट ले लेते हैं। गाइड पॉइंट लेने के बाद उसको, उसकी एक एलिवेशन पता लगा लिया जाता है। जैसे कि हम फील्ड में गए, हमने कुछ गाइड पॉइंट्स ले लिया, उसके बाद उस गाइड पॉइंट को लेकर के हमने उसके बिंदुओं को पता लगा करके फिर उसको इंटरपोलेट कर लेंगे। इंटरपोलेट करने से हमारा टाइम भी बच जाएगा और एक हमें लमसम, यानी कि एक अप्रोक्सीमेटली हमें अंदाजा लग जाएगा कि इस टेरेन का कितना हाइट है। तो उसी हिसाब से उन बिंदुओं को प्लॉट करके जो नक्शा हम बनाएंगे उसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये बहुत ही रैपिड मेथड है। अगर हमें लंबी डिस्टेंस का सर्वे करना हो, जैसे कि हमें, मैंने बताया एक्सप्रेसवे का सर्वे करना हो या किसी रेलवे लाइन का सर्वे करना हो, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो काम हो स्पीडली काम हो जाए, और जो एक्यूरेसी हो उसको बाद में हम इंटरपोलेट करके थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसमें 90% के ऊपर ही एक्यूरेसी रहती है, इतना ज्यादा कम भी नहीं रहती है। तो लंबे अगर मेथड्स होते हैं, लंबी अगर एरिया होता है, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और हमने काफी हद तक इस कंटूर लाइन के बारे में समझा, कंटूर कैसे होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और उसके दो मेथड भी हमने जाने।
आशा करता हूं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी कंटूर को समझने और उसको आगे उसको प्रश्नों को हल करने के लिए। धन्यवाद। थैंक्स।